करियर वाला के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे श्री संजय चौधरी जी से, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सेल्स की दुनिया में चले गए। वहां अपनी पहचान बनाने के बाद इन्होंने फिर अपने करियर की दिशा बदली और एक नई फील्ड में चल दिए। संजय जी, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर। पहला सवाल ये करूंगा संजय जी कि आपने इतने साल सेल्स और मार्केटिंग में काम किया, किस कंपनी में काम किया और किस रोल में काम किया? विशाल सर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1998 में उषा इंटरनेशनल में। मुझे याद है एमबीए के बाद मेरा फर्स्ट जॉब था एज ए एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, और मैं उषा के कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसमें जेनसेट्स आते थे, फैंस, वाटर पंप्स, तो वो बेचता था। ये करियर मैंने करीब 6 महीने तक इस करियर को मैंने जिया और मैंने सेल्स सीखा। एक गांव जाकर फैन बेचना, मोनोब्लॉक पंप बेचना, जनरेटर बेचना बिजली का, और कहीं जाता था वहाँ होटल भी नहीं होता था, रात को वापस आना पड़ता था। बट वो एक एक्सपीरियंस था कि एक यंग एमबीए जैसे इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसको आप एज ए रॉ पोटैटो आप सेल्स की दुनिया में डाल दो और आप एक बिजनेसमैन से बात करो सामान कैसे बेचना है। तो वो मेरा पहला स्टार्ट था। साथ ही मुझको उसी समय अडवाणी ऑर्लिकॉन में एक जॉब मिला एज ए टेरिटरी मैनेजर, और मैं लुधियाना में आ गया, जो एक डिफरेंट प्रोफाइल था। उसमें मुझको वेल्डिंग रिन्यूएबल्स, वेल्डिंग जेनसेट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में जाना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना, रेलवे में जाना, डिफेंस में जाकर वेल्डिंग की बात करना। वो टेक्निकल जॉब था, मेटलर्जी के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। उस अडवाणी ऑर्लिकॉन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा सेल्स के बारे में, प्रेशर कैसे हैंडल करना होता है सेल्स का, और टीम को कैसे हैंडल करना है, और हर महीने आपको टर्नओवर देना है। जो सेल्स में एक कॉमन वर्ड होता है टर्नओवर, मंथ एंड टर्नओवर। आपको हर महीने टर्नओवर जनरेट करना है और एक सक्सेसफुल लोगों से मिलना, इंडस्ट्रीज से मिलना, जिसको हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं, अपने एकेडमिया में कहते हैं, या फैमिली बिजनेस कहते हैं, मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस, उनसे मिलना, उनसे बात करना। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मुझको अपने बारे में रिफ्लेक्ट करने का कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ। तो उसमें सीखने की काफ़ी मैं कहता हूँ मुझे स्कोप मिला सीखने का। मैंने करीब वहाँ अडवाणी में 4 साल काम किया। उसके बाद मुझको बॉश लिमिटेड में अपॉर्चुनिटी मिली। उस टाइम उस कंपनी को माइको के नाम से जाना जाता था, और एक ये मोनोपोलिस्टिक कंपनी थी उस टाइम में। स्पार्क प्लग बेचती थी, ट्रक के फ्यूल इंजेक्शन कंपोनेंट्स बेचती थी, फिल्टर जो गाड़ियों के होते हैं वो बेचती थी, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट बेचती थी। ये एक डिफरेंट प्रोफाइल था। पहले जो मेरी सेल प्रोफाइल थे, फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद वेल्डिंग में आना, फिर ऑटो कंपोनेंट्स में आना। और इस जॉब में मुझको 2 व्हीलर मार्केट के बारे में आइडिया हुआ, कुछ कार मार्केट के बारे में आइडिया हुआ, ट्रैक्टर मार्केट के बारे में कुछ नई जानकारी मिली, मुझे कमर्शियल व्हीकल के बारे में जानकारी मिली। फिर इसमें मिक्सर जॉब भी मिक्सचर था। आपको सेल्स भी करना था, आपको सर्विस भी करना है गाड़ी का, आपको सर्विस सपोर्ट भी देना है, आपको वारंटी भी करना है, आपको टेक्नोलॉजी भी नया सीखना है। तो ये तो एक आप कहते हैं कि एक यंग इंजीनियर और एमबीए के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए नहीं सिखाते। आपको रोज कुछ नया सीखना है और प्रेशर को हैंडल करना है। सबसे बड़ी बात प्रेशर को हैंडल करना है। बॉश में ही उसके बाद माइको का नाम बॉश हो गया, और काफ़ी चेंजेस आए उस कंपनी में, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कहते हैं अपने एकेडमिया में। आपके डिपार्टमेंट चेंज हुए, आपको डिफरेंट ज्योग्राफी में भेजा गया, आपको डिफरेंट मार्केट्स में भेजा गया। तो बेसिकली वहां पर वही लोग सर्वाइव कर पाते जो पैशनेट हो, क्योंकि मंथ एंड प्रेशर वहाँ डबल हो गया जो वेल्डिंग में था। तो आप जब प्रेशर हैंडल करते हो तो आप खुद को डेवलप भी कर पाते हो। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, अडवाणी में और बॉश में मुझे मेंटोर्स मिले, सेल्स मेंटोर मिला, जिन्होंने मुझे सेल्स सिखाया, आपका हाथ पकड़ के आपको सेल्स सिखाया, और ये अपॉर्चुनिटी भी दी आप नए लोगों को डेवलप भी कीजिए। सो इट्स ये 2 वे प्रोसेस था। आप सीख भी रहे हो, आप सिखा भी रहे हो। और मैं अपने आप को, जब मैंने ज्वाइन किया था सेल्स करियर, मैं अपने को सेल्स में नहीं मानता था। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़का था जो किसी से बात नहीं कर सकता था।
तो बचपन में मुझे कहते थे आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस करियर ने सिखाया कि आपको लोगों से बात कैसे करना है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है टॉप मैनेजमेंट के आगे। हाँ, मैं फेल होता था, फिर सीखता था, फिर खड़ा हो जाता था सीखने के लिए। तो इसी लगन में, मेहनत में मुझे सक्सेस मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले सेल्स के। कुछ लोगों ने मुझे सेल्स का जादूगर भी कहा कभी, और ऐसी प्रकार मैं सेल्स में हारता रहा और जीतता रहा। शुक्रिया। तो संजय जी, सेल्स का जादूगर तो आपने मुझे आज पहली बार बताया, वो तो मैंने पहले नहीं सुना था आपसे। तो लेकिन आपने 15-18 साल सेल्स में काम किया, शायद 16-18 साल। जी। तो क्या सेल्स में काम करने के क्या मतलब कि बेनिफिट माने, क्या उसमें मजा आता है और क्या उसके चैलेंजेस हैं? सर, मजा तो मैं ये बोलूंगा, जब आप यंग होते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप डिफरेंट लोकेशन में जाना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, आप नए लोगों से मिलना चाहते हो, आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हो, बिकॉज से नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे उस वक्त इंडिया में, इकॉनमी ओपन अप हो रहा था, कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के लेके आ रही थी, और आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, नए दोस्त बनाते हो। मैं जैसे कि खूब घूमा, लेह तक गया हूँ, बास्पा वैली तक प्रोजेक्ट साइट में गया हूँ, मैं पावर प्रोजेक्ट की टरबाइन में घूमा हूँ, अंदर जाकर वेल्डिंग जब मैं करवाता था या सेल्स में अपने पार्ट्स की बात करता था, और एक डिफिकल्ट लोकेशन में जाता था जहाँ कोई गाड़ी आती नहीं थी, हम पैदल जाते थे, जहाँ बहुत छोटी रोड होती थी, ओवरनाइट ट्रैवलिंग होता था। तो ये तो मैं कहूँगा कि एज ए यंग गाय आप लर्न करते हो नई बातों के बारे में, नए लोगों से मिलते हो, इसमें पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप परफॉर्मर होना चाहते हो, आपको नंबर चाहिए होते हैं सेल्स में एक ही खेल होता है, नंबर्स लाओ आप। अगर नंबर नहीं है तो आप जीरो हो, अगर नंबर हैं तो आप हीरो हो, ये एक सेल में कहावत होती है। रिगार्डिंग चैलेंजेस की बात करूंगा, नंबर 1, आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस अपग्रेडेशन, अदरवाइज आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपटीशन के बारे में अपनी नई स्किल्स लानी पड़ेगी, बिकॉज आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ टीम काम कर रही है, आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद दूसरा चैलेंज था कि आप, जो मुझको लगा जब मैं 10-12 साल के बाद, जब मेरे फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, आप फैमिली से दूर रहते हो, आप 20 महीने में 20 दिन ट्रैवलिंग कर रहे हो, 25 दिन ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि एक बार हमारी छोटी बेटी बोलती है, 3 साल की, मामा पापा की ऐसी जॉब नहीं होती, पापा सुबह जाएं और शाम को घर वापस आ जाएं। तो 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 ये आप मिस करते हो, अपनी फैमिली को मिस करते हो। देन आपको लगता है कि यस, यू नीड टू बैलेंस फैमिली एंड आपको करियर को भी बैलेंस करना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो मुझे सेल्स में मिला, जब आप यंग होते हो, समटाइम यू बिकम टू अग्रेसिव, आप जल्दी से नंबर लेना चाहते हो, आप एज अ लीडर आप लोगों को ओवर स्ट्रेच करते हो। आई थिंक वो उस टाइम मेरी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो यू शुड बी बैलेंस अगेन, मैं कहूँगा ये पैराडॉक्सिकल है सेल्स करियर भी, आपको नंबर भी चाहिए और आपको लोग ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये मेरे मन में कुछ विचार हैं चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, तो संजय जी ये बताइए कि आपने बैचलर डिग्री की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप गए सेल्स में। मैं अभी आपकी बात से समझा कि बीच में एक पड़ाव था एमबीए का, तो थोड़ा सा बताइए कैसे निर्णय लिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है, उसके बाद सेल्स में जाना है बजाय किसी और फील्ड में जाने? विशाल सर, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और मेरा पहला जॉब प्रोडक्शन में था, इंजन असेंबली में। मैं ट्रक के इंजन असेंबल करता था एक प्रोडक्शन शॉप में लेब वर्कर के साथ। तो मैंने अपने हाथ से, ये कौन सी स्वराज माजदा की बात कर रहा हूँ जी, मैं स्वराज माजदा की बात कर रहा हूँ। तो इंजन को असेंबल कैसे करना है, गियर बॉक्स कैसे असेंबल करना है, तो मैंने वो सीखा। उस टाइम मैं यंग था, मैं नहीं जानता कि मैंने वो डिसीजन गलत लिया ठीक लिया था। तो मेरे मन में था कि मुझको अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन मेरे अकेले काम नहीं आएगी, मुझको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी सब एमबीए की तैयारी कर रहे थे, तो वो दोस्तों के साथ आप भी उसी दिशा में आ जाते हो कि आप कहते हो अपने एमबीए करना है।
तो हम सब ने तैयारी किया और जितने भी हम 4-5 लोग दोस्त थे, सब ने किसी ना किसी एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। तो अब मैं यही बोलूंगा, वो बेसिकली आप एक सोशल सर्कल के पार्ट होते हो, सब वो लोग काम कर रहे होते हैं, आप भी कहते हो चलो मैं भी ये काम करता हूँ। तो बट एमबीए भी एक अच्छा था, मेरे लिए डिसीजन था कि आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हो, आप एचआर सीखते हो, मार्केटिंग सीखते हो, आप वापस कॉलेज आते हो, प्रोफेसर से बात करते हो, नई नॉलेज आती है। तो अगर मैं अब रिफ्लेक्ट करूं तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया था उस टाइम एमबीए में जाने का। तो एमबीए से सेल्स का कैसे सोचा? फिर एमबीए से तो आदमी फाइनेंस में भी जा सकता है, कई दिशाओं में जा सकता है। विशाल सर, हमारे वहाँ 3 ब्रांचेस थी, जो आपने सही बोला, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। मुझे याद है 3 हमारी ब्रांचेस होती थी, हम जो ऑपरेशन जिसे कहते हैं, हम अभी आप कहते हैं। तो मार्केटिंग, जब मैं स्ट्रेटजी, एक सब्जेक्ट वहाँ स्ट्रेटजी था, पर वहाँ एक ब्रांच नहीं थी स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी सब्जेक्ट भी था वहाँ पर। तो सबसे पसंद मुझे स्ट्रेटजी था, प्रोफेसर से भी मैं खूब बातें करता था, पर मैं जानता नहीं था मैं कभी स्ट्रेटजी में बाद में कुछ डॉक्टरेट करूँगा। तो उनसे मेरी खूब बातें होती थी, वो भी मुझे खूब प्रमोट करते थे। तो अब तो वो न्यूजीलैंड चले गए हैं। तो मुझे स्ट्रेटजी पसंद था, फाइनेंस में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम में भी। तो मार्केटिंग में एक ऑप्शन बची थी कि एचआर में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, मैंने मार्केटिंग का चुना और वो डिसीजन ले लिया उस टाइम। तो ये कहूँगा कि अगेन उसमें वही आता है कि लोग क्या ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग मार्केटिंग ले रहे थे, नंबर 1। दूसरा वो, हाँ, मिडिल क्लास में होता है कि आपको जॉब चाहिए, तो एक कहावत होती थी मार्केटिंग में बहुत नौकरी मिलती हैं, आप मार्केटिंग में स्टार्ट करियर परस्यू कीजिए। तो ये कोई ऑप्शन थी, तो मैंने मार्केटिंग में एमबीए चुना। अच्छा, ये बताइए, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बठिंडा से, जो कि अब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। बठिंडा जाने का क्या कारण रहा? आप तो मेरे ख्याल चंडीगढ़ से हैं। जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। उस टाइम में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो मेरा, मुझे याद है 1300 रैंक आया था पंजाब सीईटी में, जो एग्जाम होता है सीईटी का। और उसमें मुझको थापर में भी एडमिशन मिली थी, लुधियाना में जीएनई में एडमिशन मिली थी, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज था, बठिंडा मिली थी, आरसी जलंधर मिल रही थी। तब ब्रांचेस थी, जैसे मुझको आरसी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल रही थी जलंधर में, और थापर में सिविल मिल रही थी, बठिंडा में मैकेनिकल मिल रही थी। तो मैंने दोस्तों से बात किया, पिताजी ने अपने फ्रेंड से बात किया, सब ने यही राय दिया कि मैकेनिकल एक अच्छी ब्रांच है, तो मैकेनिकल करनी चाहिए। तो इसी तरह वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई शुरू किया। अच्छा, अब 2009 में आमिर खान की एक फिल्म आई, 3 इडियट्स, और उस 3 इडियट्स में उसने एजुकेशन और लाइफ, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या होती है, इस पे बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत इस पे कटाक्ष किया, लोगों को एक इम्प्रेशन दिया कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई होती है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइफ होती है। आपकी लाइफ और पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसी थी 3 इडियट्स के कंपेयर? सर, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, हमारे कॉलेज का 2nd ईयर था, नया कॉलेज था, गवर्नमेंट ने खोला था। 1989 वाला फर्स्ट बैच, 90 बैच में मैं आया था, तो 2nd बैच था हमारा। तो कॉलेज बन रहा था उस टाइम, प्रोफेसर भी नए आ रहे थे। मैं 3 इयर्स से यही कोरिलेट कर पाऊंगा, प्रेशर आप कहते हो। हाँ, आपका 4 महीने का सेमेस्टर होता था, 2 महीने वहाँ स्ट्राइक होती थी, कभी बच्चों की स्ट्राइक है, कभी टीचर की स्ट्राइक है, और आपको आखिरी हफ्ते में पूरा पेपर सब्जेक्ट तैयार करना होता है। आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह आपको पेपर देना है। तो पहली बात तो प्रेशर, और दूसरी बात, आप एक छोटे सब ग्रुप में आ जाते हो। जैसे 3 ईयर में 5 लोगों का फ्रेंड, 3 लोगों के फ्रेंड से यहाँ भी गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं। आप उन फ्रेंड में ही बात करते हो, वहीं शरारतें करते हो, इकट्ठे पढ़ते हो, एक दूसरे की सपोर्ट करते हो। तो और आपके सबके कॉमन एक वो भी गोल्स होते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना है, डिस्कशन करते हो।
और अब सभी, आप जब उनसे बात करते हो, सबने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों चुना? क्योंकि उनका रैंक ऊपर आ गया था, तो सबने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुन लिया। उनका रैंक सबका 1300 के आस 1200 रैंक था, और सबका वो सबने वो चुन लिया। बट जैसे 3 इयर्स की बात किया था, थ्योरी और प्रैक्टिस की बात मैं करूंगा। हमारे जब कॉलेज शुरू हुआ था, वहाँ लेबोरेटरी नहीं होती थी, सारे लेक्चर्स होते थे। तो आप पूरा सेमेस्टर थ्योरी पढ़ रहे हो। लेबोरेटरी होती थी, मैं नहीं कहूँगा लेबोरेटरी नहीं होती थी, तब कॉलेज बन रहा था, बट प्रैक्टिकल में इम्पैक्ट बहुत कम था। जो आपका फोकस था, थ्योरी पे फोकस आपका बहुत ज़्यादा था। और इंजीनियरिंग इज बेसिकली अप्लाइड। बेसिकली आपको मशीन खोलनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। तो ये मैं एक उसको वीकनेस मानूंगा उस टाइम के सिनेरियो की, जिसको मैं कहता हूँ एक कमजोरी थी मेरी ओर से, कि मैं प्रैक्टिकल ध्यान नहीं दे पाया, सिर्फ थ्योरी में ही रह गया। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। तो आप चंडीगढ़ में पले बढ़े, और आपने अपने पिताजी का ही बताया, एक थोड़ी देर पहले उनका जिक्र किया था। तो कुछ अपने पेरेंट्स का और कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कैसा था, क्या माहौल था? विशाल सर, चंडीगढ़ को एक एजुकेशन सिटी माना जाता है कि जब उस टाइम में लोग आते थे तो उनको दो कारण उनके होते थे मोटिवेशन। एक अच्छा नौकरी मिल जाए, और एक बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए। तो अभी भी चंडीगढ़ को ऐसा ही माना जाता है, आम धारणा चंडीगढ़ भर में यही है। तो मेरे पिताजी अकाउंटेंट थे कोऑपरेटिव में, वेरका कोऑपरेटिव में। तो उनका एक सुबह जाते थे, शाम को आते थे, और फोकस था कि हम पढ़ लें, एज अ बच्चे पढ़ लें। तो ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होता था कि खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आपको कुछ बनना है, पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कुछ नहीं। तो हम तो बचपन में यही सुनते थे, पढ़ाई पे फोकस करो। स्कूल में खेल कूदते भी थे, बट मेन फोकस पढ़ाई में होता था। और मदर भी हमें जब स्कूल से आते थे तो बैग खोलकर कहते दिखाओ स्कूल में क्या हुआ है। होमवर्क चेक करते थे, दिखा कुछ नहीं गया, हमें थप्पड़ पड़ जाता था कभी कभी, बट बहुत कम। पर मेन उनका फोकस यही था कि हम पढ़ लें। तो यही माँ बाप का होता है, माँ बाप का फोकस था कि बच्चे पढ़ें खूब। हम काम इसलिए कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि आप खूब मेहनत करो, पढ़कर मेहनत करो, कुछ बड़े बनो। इसका मतलब काफी पढ़ाई पे एम्फेसिस था आपकी फैमिली में। और आपने बताया कि आपके फादर चंडीगढ़ आए थे जॉब करने, तो कहाँ से आए थे आपके पेरेंट्स? वो जलंधर से थे। जो हमारे रिलेटिव हैं वो बिजनेस में है, स्मॉल फैमिली बिजनेस में है, वो सब वही काम करते हैं। फादर पहले थे अपनी फैमिली में जो जॉब करने हैं, जिन्होंने जॉब शुरू किया था। तो उनका मोटिव यही था कि अच्छे शहर में बच्चों को पढ़ाई कराई जाए और वो खूब पढ़ें। और तो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली थी, जिसका एक ही मतलब था कि मेहनत करो और पढ़ाई करो। ठीक है जी। अच्छा, आपने स्कूल का बताया, कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? वहाँ कैसी पढ़ाई थी? विशाल सर, मैं अपने को लकी मानूंगा कि चंडीगढ़ में 70s में 80s में गवर्नमेंट स्कूल होते थे, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल कहते थे उसको हम। और वो एक बहुत अच्छे स्कूल होते थे, मैं कहूँगा। मतलब हमारा एडमिशन नहीं मिलता था, तो एडमिशन भी लकी ड्रॉ से मिलता था उस टाइम में, मुझे याद है। और एक अच्छे टीचरों से मुझको पढ़ने का मौका मिला। मुझे अभी तक याद है, हमारे इंग्लिश टीचर जॉली सर होते थे, क्लास के सामने बुला लेते थे और एक पैराग्राफ बोलते थे, बोलो, कुछ भी बोलो। तो ऐसे ही मतलब कि मैं एक सेठ मैडम हिंदी में थे, आपको खूब पढ़ाते थे, मतलब दिल से पढ़ाते थे। तो चंडीगढ़ में मैं पढ़ने का ये मेरा भाग्य था कि मुझे चंडीगढ़ में पढ़ाई मिली और अच्छे टीचरों से पढ़ाई मिली। और शायद इसी कारण एक पास बन जाता कि आपको इंजीनियरिंग भी कर, मार्क्स अच्छे आएंगे आपके, आप इंजीनियरिंग करोगे, अब आप करियर में आगे बढ़ोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी स्कूलिंग ही जो मेरा फाउंडेशन है अपनी लाइफ का मुझे दे पाई, और मैं उससे आगे आगे बढ़ पाया मेहनत करके। और किस स्टेज में आके आपने सोचा कि इंजीनियर बनना है, और क्यों? विशाल सर, जब मैं 10th में था तो मैं नहीं जानता कि ये राइट डिसीजन होते हैं, रॉन्ग डिसीजन होते हैं। मार्क्स पे बड़ा ही फोकस होता है, आप पे कितने मार्क्स आएंगे, आपका खूब प्रेशर होता है मार्क्स लाने का। तो मेरे 80% मार्क्स आए थे,
तो 80% मार्क्स पे आपको डीएवी कॉलेज में एडमिशन मिल जाती थी और उसमें रैंकिंग होती थी। अगर आप 85 से प्लस तो आपका मेडिकल या नॉन मेडिकल मिल जाएगा। अगर आप 75 से कम आप कॉमर्स लोगे। तो 80% मार्क्स थे तो पिताजी ने एडमिशन अप्लाई किया। तो डीवी कॉलेज में एक मेरिट सेक्शन होता था, D1 सेक्शन, मुझे याद है अभी भी। तो D1 में सेक्शन में उन्होंने एडमिशन दिया, तो नॉन मेडिकल में हमने पढ़ाई शुरू कर दिया। वो तो बाद में समझ आया कि मैथमेटिक्स भी होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी एडवांस में करना पड़ता है। वो तो समझ बाद में आता है। चलिए, अच्छा ये बताइए, अब थोड़ी सी बात करते हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में। आपने जैसे बताया कि मार्क्स के बेस पे आदमी चुनता है नॉन मेडिकल, हम सबका भी वही एक्सपीरियंस था। तो इंडिया में इंजीनियरिंग एजुकेशन की जो बात है उस पर अब थोड़ी सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर जो हैं वो इंडिया से निकलते हैं। आपको क्या वैल्यू दिखती है इंजीनियरिंग एजुकेशन की इंडिया में आज के टाइम में? विशाल सर, नंबर गेम से कुछ नहीं मैं नहीं समझता नंबर गेम से कुछ फायदा है उस बच्चे को भी जो इंजीनियरिंग कर रहा है, या सरकार को भी, या सोसाइटी को भी। हमें कुछ जो भी करें हम क्वालिटी एजुकेशन करें। जैसे हम रिसर्च में बात करते हैं, नॉर्मल स्कोप पब्लिकेशन जो यूजीसी मांगती है, और आप अमेरिका में पढ़ाते हैं वहाँ FT50 की बात करते हैं, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मुझे आप कोई पूछे तो अगर आप 100 स्कोपर छापोगे या एक FT50 छापोगे, मैं कहूँगा विशाल सर मैं एक पेपर ही पब्लिश करना पसंद करूँगा। तो मैं उसी को कोरिलेट करूँगा इंजीनियरिंग एजुकेशन से। जैसे मैंने बात किया, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था वहाँ लेबोरेटरी नहीं था, प्रॉपर लैब नहीं थी। तो लैब बन रही थी, मैंने नहीं कहा लैब नहीं थी, लैब बन रही थी। तो आपको माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता, नंबर 1। नंबर 2, एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, आप इंजीनियरिंग करना चाहें ना चाहें। आपके साथ ही किसी सेशन में मैंने किसी से सुना था, इंजीनियरिंग इज अप्लाइड फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हैं तो आप इंजीनियरिंग कीजिए। मैं नहीं मानता था कि जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी। मेरी वाइफ इंजीनियरिंग में से ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं बात करूँ तो वो आप एक ग्रुप में होते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। बट इंजीनियरिंग एज एजुकेशन अगर वो क्वालिटी नहीं है, आपको स्किल सेट नहीं देती है, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं देती है, तो शायद हम अपना वक्त खराब कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है विशाल सर। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि क्वांटिटी सेकेंडरी, क्वालिटी प्राइमरी। पहले क्वालिटी फिर क्वांटिटी, और जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलना चाहिए स्टूडेंट को। ये तो बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, कहते हैं सिर्फ इंडिया में इस वक्त जो इंजीनियर बन रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 से 20% ही वेल ट्रेन्ड है। तो आपने भी तो इतने इंजीनियर देखे हैं अपने करियर में, आपसे भी कई मिलने आए होंगे जैसे जैसे आप सीनियर होते गए। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन में? विशाल सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। एक बार मेरा एक दोस्त है जो यूपी का एरिया मैनेजर था, उसने मुझे फ़ोन किया, संजय मुझे जानते हैं, उनका बेटा है, फ्रेश इंजीनियर है, उसको आप देख लो, अगर आपके पास आपके डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए तो उनका नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा आप भेज दीजिए प्लीज़, बात करते हैं। तो मैंने लड़के को बुला लिया अपने पास, उसको सिंपल पूछा आपने इंजीनियरिंग क्यों किया। तो उसने मेरा जवाब भी दिया कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। मैं कहा अच्छी बात है भाई, आओ बैठो। तो फिर मैंने उससे, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में, मैंने उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? स्पार्क प्लग जो स्कूटर में लगता है, हम यहाँ तो बारिश खूब होती है, स्कूटर रुक भी जाते हैं, तो प्लग चेंज बहुत होते हैं। तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाया प्लग का काम क्या होता है। वो भैया एक मैकेनिकल इंजीनियर था। फिर उसको मैंने कुछ और बेसिक क्वेश्चन पूछे, बड़े बेसिक क्वेश्चन जो हम +2 में पढ़ लेते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो उनमें से किसी का जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने कहा बच्चे तुम दोबारा जाओ, एक बार तैयारी कर लो, मैं आपको दोबारा टेस्ट, आपसे एक बार फिर बात करूँगा। टेस्ट की बात नहीं, इसे बातचीत करेंगे। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि आपने जो भेजा है मुझे लगता नहीं है वो हमें फिट हो पाएगा, उसमें काफ़ी कमी है। वो लड़का बोला संजय आप देख लीजिए, इसके फादर ने अपनी ज़मीन बेची थी इंजीनियरिंग कराने के लिए, इसको उसे जॉब मिल जाए हो सके तो। मैं कहा विशाल, मैं
मैं ट्राई करूँगा। तो ये एक स्टोरी है कि जब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आता है उसमें स्किल सेट क्या होता है। अनलेस आपके पास स्किल सेट नहीं है आपको कोई स्टार्टिंग भी नहीं दे पाएगा। मैं नहीं मानता कि इंजीनियरिंग कॉलेज से सब स्किल सेट आती हैं। आप इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखते हो जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हो, आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो। बट अगर आपको बेसिक स्किल्स नहीं मिलेंगी तो आप एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। एक बड़ी बात और मैं करना चाहूँगा, जैसे आज मेरे पीछे अपने दोस्तों से बात हो रही थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सारी सीट बहुत जल्दी भरती थी। आप अप्लाई, जैसे भी मेडिकल में होता है अभी भी इंडिया में, आप MBBS करना है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो तभी इंजीनियरिंग में ऐसा होता था कि आपको इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि मुझे सीट नहीं मिल रही थी, लास्ट में आके सीट मिली थी। तो आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज खाली रह रही हैं, अच्छे कॉलेज में भी लोग सिर्फ कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग खाली हो रहा, सीट खाली रहती हैं, इलेक्ट्रिकल सीट खाली रहती हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। सिविल इंजीनियरिंग तो पूरी खाली रह जाएगी, आखिरी तो एकदम ही खत्म हो जाएगी जब वो ये लोग ब्रांचेस नहीं करेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस करेंगे। आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो वो वही गलती कर रहे हैं जो गलती हमने बचपन में किया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो बिकॉज की डिमांड बहुत आने वाली है। डिमांड नहीं आती है, आपका पैशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैशनेट नहीं हो, आपको चीज में मजा नहीं आता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपको सेल्स में कितना मजा आया, क्यों मजा आया? क्योंकि मैंने सेल्स को एंजॉय किया तो मुझे सेल्स में मजा आ रहा था। सेम इंजीनियरिंग में अगर मुझे इंजीनियरिंग आती नहीं है, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वो करियर को लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा अपना विचार है विशाल। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि आपने ये तो कह ही दिया कि पैशन और अपना इंटरेस्ट और वो सब देखिए, तो जो आज कोई बच्चा इंजीनियरिंग शुरू कर रहा है या किसी के माँ बाप चाहते हैं कि इसको मैं इंजीनियरिंग में डालूं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? विशाल सर, मैं अपने बारे में रिफ्लेक्ट करूंगा। जब आपकी लाइफ में मेंटर का बहुत बड़ा होता है, मेंटर्स का। जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने मेंटर नहीं किया कि आपने इंजीनियरिंग क्यों करना है, आप में क्या स्किल सेट हैं। जब मैंने MBA किया था एक होड़ था, क्योंकि सभी को कैट देना है, सबको इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है, सब MBA करते हैं। मुझे नहीं पता था MBA क्यों करना है मुझे। तो पहला स्टेप तो होना चाहिए कि आप चाहते हैं क्या हो, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आप क्यों चाहते हो करना। अगर आप अपने आप को ये जवाब दे पाओ कि मुझे क्यों इंजीनियरिंग करनी है, मेरे में क्या स्किल सेट है, क्या मुझे पसंद भी है कि नहीं है, तो एक इंजीनियरिंग करियर इज राइट करियर। अदरवाइज आप एक करियर में जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग करोगे, आप मेहनत भी कर लेंगे, मे बी आपको मिड करियर क्राइसिस फेस करनी पड़ेंगी, आप डिफरेंट करियर चूज करोगे, मे बी आप स्ट्रगल ही जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं इंजीनियर, कितने % लोग VP वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, 1% या 2%। हम लोग उनको देखते हैं कि इनका बहुत अच्छी सैलरीज हैं, ये VP बन गए हैं, बट आप नीचे फेलियर देखिए और स्ट्रगलिंग पीपल देखिए, तो आप डिसीजन शायद डिफरेंट लेंगे मेरे ख्याल में। चलिए अच्छा ये बताइए, आपने इतने साल सेल्स में काम किया इंजीनियरिंग के बाद, MBA के बाद, उसके बाद एक स्टेज पे आके आपने कहा ये भी छोड़ना है, तो फिर लाइन चेंज करनी है, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया, क्यों लिया, कैसे किया? आसान तो नहीं रहा होगा, ये तो है नहीं कि सबने कहा होगा बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हो, तो कैसे किया, क्यों किया? विशाल सर, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से हमेशा पूछता हूँ, और इसके 2 या 3 पहलू हैं। जब मैंने करियर चेंज करने की बात किया तो मैं करियर के एक अच्छी सीढ़ी पे था, मतलब कि मैं चाहता तो और सीढ़ियाँ चढ़ सकता था, बट मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि मुझे फैमिली के पास रहना है। तो एक बहुत मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मुझे लाइफ को बैलेंस करना है। नंबर 2, उस टाइम में मैंने 2 इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए, एक था टोस्ट मास्टर्स, एक आर्ट ऑफ लिविंग। टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया था कि मेरा एक मोटिवेशन था कि मुझको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, और वो सेम प्रोसेस है फीडबैक का जो हमारे रिसर्च में होता है। आपको आपके पीयर्स फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया था कि और मुझको उन्होंने क्वेश्चन पूछते थे, आप एक स्पीच दे रहे हो, आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछते थे
जिससे आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बारे में, आप क्या कर क्या रहे हो। दूसरा मैंने ज्वाइन किया आर्ट ऑफ लिविंग को, जिसने मुझको ना अपने मन को शांत करने की कुछ ज्ञान दिया। मैं अभी भी मन को शांत नहीं कर पाता, मैं कन्फेस करता हूँ, बट कुछ ज्ञान दिया। तो मैंने अपने को रिफ्लेक्ट किया मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं बताना बस मिस कर गया था, मैंने एमबीए के टाइम में सिविल सर्विस की तैयारी किया था, और मैंने सिविल सर्विस का प्रीलिमिनरी क्लियर भी किया था। तो कुछ पढ़ाई में शौक तो पहले ही था, घर के माहौल से अपना कुछ शौक भी था। तो मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव किया जाए, ये मन में विचार आया था। और मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों एफपीएम के लिए अप्लाई किया था, ये भगवान ने ही रास्ता दिखाया था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। मैंने अप्लाई कर दिया एफपीएम के लिए, और मैंने आईएम काशीपुर में अप्लाई किया, आईएम लखनऊ में अप्लाई किया, आईएम रायपुर में अप्लाई किया पहली बार, और मैं तीनों जगह रिजेक्ट हो गया था। तो एक साल मैंने फिर तैयारी किया, और कुछ लोग मुझे आईएम काशीपुर में मिले थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था वो क्या कर रहे हैं, तो उनसे मैंने फिर बात किया, कहते अप्लाई करो। तो मैंने दूसरा बार अप्लाई कर दिया, और भगवान की यही मर्जी थी, और भगवान चाहते थे कि मैं अकेडमी में वापस आऊँ। तो मेरी वहाँ एडमिशन हो गया, और मुझे वहाँ सफल सर मिल गए। उनका बहुत बड़ा रोल है एक मेंटोर का, जो आपको दिशा देते हैं। और मुझे याद है जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे अपने बेंगलोर से फ़ोन आया, आपके लिए बेंगलोर में ओपनिंग है बॉश में। और मैंने मना किया, मैंने कहा मुझको एडमिशन मिल चुका है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने उस ऑफर को मना कर दिया बड़े स्पष्ट शब्दों में, मैं नहीं आऊँगा बेंगलोर में अगली पोजीशन के लिए, मुझको यहाँ अभी पढ़ाई करनी है। तो मैंने आईएम काशीपुर ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ माई मेंटोर सफल सर। मैंने खूब लर्निंग लिया। उसके बाद रास्ते अच्छे लोग मिलते रहे, आप मिले, रास्ते बनते रहे, और इस बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक एस्टेब्लिश पोजीशन से एक नई जॉब में आना, बट पैशन, सपोर्ट ऑफ मेंटर्स, आपका सपोर्ट, तो मैं एकेडमी में आ गया। एक बात आपने बार बार कही, मेंटर्स। तो मैं चाहता हूँ आप हमें बताइए कि आपके डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन मेंटर रहे और किस तरह उन्होंने आपको गाइड किया। आपने एफपीएम पीएचडी का तो बताया कि सफल साहब आपके मेंटर थे, लेकिन जरा पहले से शुरू करिए, स्कूल में, कॉलेज में, एमबीए में, जॉब में कौन कौन आपके मेंटर थे, क्या गाइड किया उन्होंने आप? सर मैं एमबीए से शुरू होऊंगा। एमबीए में प्रोफेसर संधू थे जो स्ट्रेटजी में थे, प्रोफेसर हुंडल थे, जिन्होंने हमेशा प्रमोट किया मुझे कि आप अच्छे से एमबीए की पढ़ाई कीजिए, तो इन इंडस्ट्री में अप्लाई कीजिए। तो उसके बाद पर मेरे जो मेजर मेंटर बने वो इंडस्ट्री में बने। जब मैं अडवाणी में आया तो वीके दीक्षित साहब होते थे और राकेश खेर साहब होते थे। राकेश खेर साहब तो अभी भी मिंडा में है। उन्होंने मुझे बेसिक हाथ पकड़ के सेल्स सिखाया। मैं कह सकता हूँ जैसे आपने मुझे हाथ पकड़ के मुझको रिसर्च सिखाया, जो मैं अभी सीख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझको हाथ पकड़ के सेल्स सिखाया, सेल के स्टेप सिखाए। तो उनका बहुत बड़ा रोल था कि मुझको एक नई इंडस्ट्री में एक फ्रेश ग्रेजुएट को सिखाना कि आपको सेल्स कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे सीखनी है, उन्होंने सिखाया। फिर मैं बॉश में आया। बॉश में मेरे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल था, बट जो मेरे रीजनल मैनेजर राजीव झाम थे, तो उन्होंने काफ़ी मेंटोर किया। मैं कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा रोल था बॉश में मुझको ग्रूम करने का, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स कहते हैं एकेडमिया में, तो उनको मैं वही मानता हूँ। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटीज दिया आपको बॉश में डिफरेंट पोजीशन में काम करने का, और एक फीडबैक देते थे आपको जब आप गलतियां करते थे, क्योंकि मिस्टेक्स तो हम करते ही हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब पेपर पब्लिश होता है तो वो पेपर साफ होता है, पर उसके नीचे बहुत फेलियर्स होते हैं, वो रीवर्किंग होती है। वही सक्सेस में होता है, आप किसी भी जॉब में होते हो, आपके एक सक्सेस होती है, उसमें 99 फेलियर्स होते हैं आपके पीछे। तो मेंटोर्स ने आपको बताया कि आप फेल कर रहे हो, आपको रिफ्लेक्शन करने का टाइम दिया आपको, और आपकी गलतियों को उन्होंने करेक्ट करने का मौका दिया आपको।
देन रवि कृष्णमूर्ति साहब थे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो अब नहीं रहे दुनिया में। मुरली साहब कहते थे, मुरलीधरन साहब, वो एक अच्छे मेंटर थे। इन लोगों ने आपको मुझे मेरे करियर को डेवलप करने में बहुत बड़ा मैं योगदान दिया, मैं कहूँगा। तो ये कुछ सज्जन लोग थे जिन्होंने मुझको इंडस्ट्री में बहुत सपोर्ट, जिनको मेरे नाम मेरे दिमाग में हमेशा आता है। जब आप सोचते हो आप कहाँ हो, तो आप उनको ग्रेटफुल होते हो कि आपने उनको सपोर्ट किया। देन टर्निंग पॉइंट मेरा एकेडमिया में आया। तो आप और सफल सर मेरे मेंटर रहे, जिन्होंने मुझको हमेशा सपोर्ट किया। क्योंकि जब मैं पीएचडी करने आया था तो मैं नहीं जानता कि मेरी उस टाइम क्या स्किल सेट था रिसर्च में, राइटिंग स्किल सेट, थ्योरी स्किल सेट। तो एक हैंड होल्डिंग जो मिले मुझे, मैं कहता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे मिली उस वक्त, जिसके कारण मैं एकेडमी में आ पाया। ठीक है जी। तो आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए करी, उसके बाद सेल्स में रहे, उसके बाद आपने एफपीएम यानी कि पीएचडी करी मैनेजमेंट में। आजकल क्या कर रहे हैं? सर आजकल मैं ओपी जिंदल में प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो मेरे जॉब के 3 पार्ट होते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कहते हैं, एक रिसर्च, एक टीचिंग। मेरा मेजर फोकस रिसर्च और टीचिंग में होता है, बिकॉज अकेडमिया में हम उसको अपना ब्रेड एंड बटर कहते हैं। अगर रिसर्च करें, अच्छी टीचिंग कर रहे हैं तो आप प्रगति कर पाएंगे। आजकल क्योंकि मैं सेल्स में था, बॉश में था, तो मैं खुद को अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता था, जो खूब मिस्टेक्स करता था। तो इसी कारण मेरा इंटरेस्ट भी रिसर्च में, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च बन गया। और हम नॉलेज पे बहुत फोकस करते थे, तभी मैंने पीएचडी किया अपने एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के ऊपर। आप बाहर का नॉलेज कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो आजकल मैं मेरा मेजर रिसर्च एरिया है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप पर है। इसको हम ईओ भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन भी कहते हैं। और मैंने कुछ नया सीखना शुरू किया है रिगार्डिंग फैमिली बिजनेस, जिस पे मैं अभी कुछ कोर्स भी लेने वाला हूँ। तो इसी में ही सर आपका वक्त निकल जाता है। तो संजय जी, आगे क्या प्लान है आपके करियर के? आपने तो कॉर्पोरेट में भी इतना समय बिता दिया, अब जब आप आगे की तरफ देखते हैं, अब क्या प्लान है? विशाल सर, जब मैंने कॉर्पोरेट में गया था, मैं एकदम नया था। सेल्स में मैं एकदम नया मानता था। जब मैं पीएचडी में गया था तब भी बिल्कुल नया था, तो नया सीखा। तो आगे का प्लान तो यही है कि जो ये पीएचडी एजुकेशन होती है, ये पीएचडी के बाद खत्म नहीं होती, शुरू होती है। मैं अभी तो नया रिसर्च के मेथड सीख रहा हूँ, नया थियोरी सीख रहा हूँ, साथ में अपनी टीचिंग इंप्रूव कर रहा हूँ। हाँ, आगे का प्लान आप पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि एक तो मेरा एक गोल है कि और लोगों को जो इंडस्ट्री में है, जो भी मिडिल सेगमेंट में है, वो भी डॉक्टरेट करें। अगर जिनका शौक हो, मैं उनको गाइड करूं। मैं कुछ लोगों को गाइड कर भी रहा हूं जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जो पीएचडी करना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिड करियर में ट्रांजिशन चाहते होते हैं, बट दे नीड, उनको एक दिशा चाहिए होती है। तो जैसे मैं अभी भी मैंने मिस करके बताना, मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए क्लासेस देता हूँ इंडस्ट्री के लोगों की अपने कॉलेज में भी। तो ये मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा कि कुछ लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ जो इंडस्ट्री से आना चाहते हैं और डॉक्टरेट करना चाहते हैं, क्योंकि एकेडमिया में भी इंडस्ट्री के लोगों की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। तो ये एक मेरा गोल है। बाकी एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके गोल्स चेंज भी होते हैं, जिसको हम इफेक्चुएशन कहते हैं रिसर्च में। आपने एक बार मुझे पहले ही पूछा था। तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो नई अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब भी करना चाहूँगा, बट फ्यूचर मेरा एकेडमिया में ही प्रोग्रेस करने का है। तो आगे तो नहीं चेंज करेंगे आप फील्ड? अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, शायद मैं अब मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, तो कोई स्कोप नहीं है चेंज करने का। संजय जी, अब ये बताइए, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपने इंडस्ट्री में भी जब जिस पोजीशन पे रहे, आपके नीचे यंगस्टर्स बहुत काम करते होंगे जिस स्टेज में आके, आपकी खुद की गुड़िया भी है जो यंग है अभी, तो क्या एडवाइस देंगे आप यंग बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को? क्योंकि आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप यंग लड़के लड़कियों को? विशाल सर,
हाँ, आपने अच्छी बात बोली। मेरी बड़ी बेटी डेंटल साइंस में BDS कर रही है, चंडीगढ़ में कर रही है, तो मैं रिलेट कर पाऊंगा, उसके साथ रिलेट कर पाऊंगा। पहली बात तो ये कि यंग बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। शायद मैं उतनी मेहनत उस टाइम नहीं करता जब मैं यंग था। दूसरा, मैं जब मैं कॉलेज में बच्चों से मिलता हूँ, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब कि मैंने एक बार अपने वाइफ को बोला था, अपने डीन को भी बोला था, मैं अपने को लकी समझता हूँ कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। उनमें इतनी जिज्ञासा है ज्ञान की लेने की, और वो इतने स्किलफुल हैं, दैट्स सो नॉलेजेबल बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन खूब मिलती है। बट मेरा एक ही पॉइंट होगा कि तो वही करो जो आपको मजा आता हो करने में। अगर आपको पसंद नहीं है, आप वो काम नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के, आप बोर हो जाओगे उसके साथ। हाँ, आप ट्रांजिशन कर सकते हो ग्रोथ के लिए अपनी, आप मेहनत कर सकते हो, आप स्विचिंग कर सकते हैं, बट आप वही कीजिए जो आप तो पसंद हो। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन वो नहीं चाहिए। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं, जब आप पेपर को पब्लिक राइटिंग करते हो, आप इंटरनेट बंद कर देते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको, फोकस अप्रोच चाहिए। और तीसरा, कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक काम को 10 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे बीच में, तो कंसिस्टेंसी यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 चीजें ही बोलूँगा, पैशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ठीक है संजय जी, तो आपने बात किया, इतना कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में, अपने यात्रा के बारे में, और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भगवान करे आप जो आपके भविष्य के प्लान हैं वो भी सब पूरे हो। रिसर्च की दुनिया में भी आप रिसर्च के जादूगर कहलाएं, जैसे आप सेल्स के जादूगर कहलाए, ऐसे ही किसी दिन आप रिसर्च के जादूगर कहलाएं और आपका खूब नाम हो अपने इस एरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। नमस्कार।